गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे डीएनए और आरएनए के बारे में। कल जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर यूनिट से जुड़ के बनने वाला एक पॉलीमर होता है। अब देखो, सबसे पहले हम एक बार रिविजन कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर का। ये न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम बनाया मैंने। बायोमोलिक्यूल्स में 11th क्लास में हमने पढ़ा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के जो यूनिट होती है, उस यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट फॉस्फेट, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। ये एक एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइड का। सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे होंगे जरूरी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि फॉस्फेट तो सब में एक जैसा होता है सारे न्यूक्लियोटाइड्स में, लेकिन पेंटोज शुगर जो होती है वो 2 टाइप की होती है। या तो होंगी डीऑक्सीराइबोज या फिर होगी राइबोज। 2 तरह की शुगर्स होती हैं। अब ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर होता है? देखो, अगर हम ये राइबोज शुगर को देखें तो इसमें यहाँ का ऑक्सीजन, अगर हम इस कार्बन से काउंट करना स्टार्ट करें तो तुमने IUPAC नेमिंग में देखा होगा कि जब हम किसी साइक्लिक मॉलिक्यूल को की नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। तो सबसे पहला कार्बन ये 2 3 4 और ये 5, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन, ये CH2 वाला, ठीक है। तो इसमें देखो, सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर एक OH ग्रुप होना चाहिए था जहाँ मेरी उंगली रखी, ठीक है, जबकि यहाँ पर H है। इसका मतलब ये शुगर कैसी है? ये डीऑक्सी शुगर, यानी यहाँ पर सेकंड पोजीशन के कार्बन पर OH ग्रुप नहीं है ना, इसलिए उसे डीऑक्सी राइबोज शुगर कहेंगे। और अगर यहाँ पर OH ग्रुप होता तब हम इसे कौन सी शुगर कहते हैं? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर पाई जाती है RNA में और डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है DNA में। ये तो कंसेप्ट हुआ पेंटोज का, पेंटोज शुगर का। पेंटोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 5 एंड्स हैं। और जैसा कि तुम देख रहे हो कि इसके एक एंड पर ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। होमोसाइक्लिक वो होती है जिसके हर एंड पे कार्बन होता है। अब आते हैं इधर, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक है प्यूरीन और एक है पिरिमिडीन। प्यूरीन्स वो होते हैं जिसमें 2 रिंग होती है, कल भी बताया था। पिरिमिडीन वो होते हैं जिसमें 1 रिंग होती है। याद करने का तरीका भी कल बताया था कि पिरिमिडीन में Y आता है, तो जिसमें Y आएगा वो सब पिरिमिडीन में रखे जाएंगे, जैसे कि साइटोसिन, थाइमीन। और थाइमीन का जो काउंटर पार्ट है यानी जोड़ीदार है, यूरासिल। और 2 रिंग वाले कौन से होते हैं? एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। अब ये पिछली बार का रिवीजन 11th क्लास का। अब देखो, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर ये जो तुम्हारे सामने बना हुआ है, ये 2 रिंग वाला, ये क्या है? एडेनिन है। तो एडेनिन जुड़ा हुआ है डीऑक्सीराइबोज के साथ और ये फॉस्फेट है। तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये यहाँ ना जुड़ा हो, सिर्फ ये दोनों जुड़े हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर खाली पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़े हों तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और अगर तीनों जुड़े हों तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी। अब देखो, इसमें ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। एडेनिन अगर इसमें आके जुड़ेगा तो ये इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? ये यहाँ पर देखो, ये जो फॉस्फेट है और ये जो हमारा पेंटोज शुगर है, इसके बीच का ये वाला जो बॉन्ड होता है, जहाँ मैंने लाइन लगाई है, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या बॉन्ड।
और ये जो नाइट्रोजनस बेस है और ये जो पेंटोज शुगर है, इसके बीच का ये वाला जो बॉन्ड है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये तो हमने एक एक करके स्टडी किया कि न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में अगला न्यूक्लियोटाइड कहाँ जुड़ता है, जैसे इस पूरे को एक न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा इसके नीचे, फिर इसके नीचे और उसके नीचे, और इस तरह से चेन बन जाएगी। इसी तरह से इसके ऊपर भी, इससे ऊपर, उसके ऊपर और ऊपर, और इस तरह से ऊपर भी एक चेन बन जाएगी। तो एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनकी एक चेन बन जाती है। जैसे सपोज करो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगला न्यूक्लियोटाइड आ गया इसके ऊपर, फिर उससे अगला न्यूक्लियोटाइड आ गया उसके ऊपर। इस तरह से क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है। इसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो कार्बन संख्या है वो याद रखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसका जो तीसरा कार्बन होता है, ये तीसरा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन से, यानी कि इससे जुड़ा होता है। देखो 5वां कार्बन कौन सा, ये रहा, है ना। तो ये जो 5वां कार्बन है नीचे वाले का, सपोज वो 5वां कार्बन ये C5, वो जुड़ा होगा इस 3 वाले से, ठीक है। और ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 वाले से ये 5 वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा 5 वाले से 3 वाला, 5 वाले से 3 वाला, है ना। उसके बाद फिर 5 वाले से 3 वाला, ये क्रम चलता रहता है। तो ये जो बाइंडिंग होती है इसे बोलते हैं 5' to 3' बाइंडिंग। इससे होता ये है कि इस चेन के सबसे ऊपर वाले छोर पर प्रेजेंट होगा एक 5 एंड, और सबसे नीचे वाले छोर पर कहीं ना कहीं तो ये 3 फ्री होगा, वहाँ प्रेजेंट होगा एक 3 एंड। तो इसीलिए जैसा कि तुम देख रहे हो फिगर 6.1 में, इन्होंने एक एंड पे इस चेन के दिखाया है 5 प्राइम फॉस्फेट, और एक एंड पे दिखाया 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। ये 3 का हाइड्रोक्सिल है ना, ये हाइड्रोक्सिल, और 5 का फॉस्फेट है, ये रहा फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारी बुक में एक और चीज़ बताई इन्होंने, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम to 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। और देखो इनकी जॉइनिंग किस तरह से होती है। अगर ये वाला डायग्राम तुम देखोगे तो इसमें तुम्हें पता लगेगा कि एक स्ट्रैंड इस तरह से प्रेजेंट होता है, और इस स्ट्रैंड में ये जो उसकी हम कहीं बैकबोन होती है, इस बैकबोन को फॉर्म करते हैं पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट। इस तरह से अरेंज होती है, जैसा कि तुम्हें यहाँ भी दिख रहा है। ये ब्राउन कलर की क्या है, ये शुगर है, और ये ग्रीन कलर के बीच में P लिखा है, ये क्या है, फॉस्फेट है। तो इन्होंने क्या बनाया, इसकी बैकबोन बनाई, और ये अंदर की तरफ ये जो लगे हुए हैं A, T, G, C, ये क्या है, ये इसके नाइट्रोजनस बेस है। तो ए के बाद इन्होंने लिखा है T, इसके बाद लिखा है C, इसके बाद लिखा है G। तो बीच वाला जो पार्ट होता है उसे कौन फॉर्म करता है, उसे फॉर्म करता है ये नाइट्रोजनस बेस। सपोज इसके सामने एक दूसरा स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, उसकी पेंटोज शुगर ये है, उस पेंटोज शुगर से कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा। तो G के सामने कौन सा आके जुड़ेगा, C, क्योंकि G और C के बीच में क्या होती है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है। G से हमेशा C जुड़ता है, और उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3। अब सपोज करो कि इसके बाद आया यहाँ पर ये पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर के यहाँ पर प्रेजेंट होगा G प्रेजेंट होगा, क्योंकि C के सामने हमेशा प्रेजेंट होता है G। इसके बाद फिर अगली पेंटोज शुगर, यहाँ T है तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा A।
ए और टी के बीच में हमेशा बॉन्डिंग होती है और बॉन्ड होता है डबल। इसके बाद अगला फॉस्फेट, अगली पेंटोज शुगर में क्या जुड़ा होगा, टी, और ए और टी के बीच में होगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से तुम ये देख रहे हो कि एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच में लिंकेज कैसे होती है, और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस का फंक्शन ये होता है कि वो सामने वाली जो स्ट्रैंड है उसके नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ये जो बॉन्ड्स मैंने यहाँ दिखाए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मिलती है सपोर्ट। अब बढ़ते हैं आगे। एक्स में इन्होंने एक लाइन लिखी है, पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी। फॉस्फेट वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं मोइटी। इसके बाद आगे, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH प्रेजेंट एट 2' पोजीशन। ऑल्सो इन आरएनए यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। ये सब बातें तो मैं बता ही चुका कि थाइमीन होता है डीएनए में और यूरेसिल होता है किसमें, आरएनए। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में कॉमन होते हैं। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशेल। ये वाला हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, ये पता होना चाहिए किसने डिस्कवर किया, फ्रेडरिक मिशेल ने। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने वाले कौन लोग थे, जेडी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किन, रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। देखो किया क्या था, रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, इन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये पता लगाया कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो सकता है डीएनए के मॉलिक्यूल का। जैसे अगर हमें ये नहीं पता कि किसी चीज़ की शेप क्या है तो हम क्या करते हैं कि उस पर रोशनी डालते हैं। रोशनी जब उस चीज़ पे पड़ती है तो उसकी बनती है परछाई। परछाई के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि उसकी शेप कैसी होगी। उसी तरह से इन्होंने क्या किया, मॉरिस विल्किंस और रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने, कि एक्सरेज का यूज़ करके उन्होंने किस पर डाली एक्सरेज, डीएनए के मॉलिक्यूल पर। उनसे क्या हो, डीएनए के मॉलिक्यूल ने उन एक्सरेज का कर दिया डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब उन्हें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ दिया, जिससे हमें डीएनए की क्या पता चली, अलग अलग प्लेन्स में किया था इन्होंने। जैसे सपोज करो कि एक डस्टर है, इसकी शेप हमें पता लगानी है, इस पर हम सब दिशाओं से अगर रोशनी छोड़ें तो उन परछाइयों से हमें पता लग जाएगा कि इसकी शेप कैसी है। उसी तरह से डीएनए के मॉलिक्यूल पर अलग अलग पोजीशन से एक्सरेज को छोड़ा जाए तो हमें पता लग जाएगा उसकी शेप कैसी है, क्योंकि हर पॉइंट से एक्सरे अलग अलग तरह से डिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो इसके बाद लेकिन उन्होंने खाली एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, उन्होंने मॉडल नहीं दिया, क्योंकि वो उसके बेसिस पर किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाए। फिर बाद में उनके डेटा को यूज़ किया था इन्होंने, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने। तो उन्होंने कहा कि डीएनए का स्ट्रक्चर असल में डबल हेलिकल होता है, यानी कि दो हेलिक्स, यानी दो स्ट्रैंड एक दूसरे के पास पास होते हैं। उन स्ट्रैंड्स को हेलिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्ट्रैंड ऐसे सीधे ना होकर, सीधे तो ये तुम्हें समझाने के लिए बताएं, सीधे ना होकर वो होते हैं इस तरह से हेलिकल फॉर्म में होते हैं। एक स्ट्रैंड ऐसे होता है और अगला स्ट्रैंड इसके पैरेलल होता है, ठीक है। ये कुछ इसी तरह का डायग्राम होता है जैसा कि हमें क्या दिखा है, ये बुक के स्टार्टिंग में दिखा है, यहाँ बना हुआ है ये इस तरह का 98 पेज पर ये वाला जो डायग्राम है, इस तरह का डीएनए का डबल हेलिक्स होता है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये जो ऑल्टरनेटिव बेस पेयरिंग होती है कि ए हमेशा टी से बाइंड होगा और सी हमेशा जी से बाइंड होगा, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसको एरविन चारगाफ ने भी, एरविन चारगाफ का रूल क्या था, जो एरविन चारगाफ ने अपना प्रिंसिपल दिया था उससे भी ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी साबित हो रही थी। एरविन चारगाफ ने ये कहा था कि रेशो जो होती है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, वो हमेशा इक्वल 1 होती है। कैसे, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, गुआनिन, ये रेशो 1 है।
इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, a प्लस सी अपॉन टी प्लस जी इज इक्वल टू 1, या a अपॉन टी इज इक्वल टू 1 और c अपॉन जी इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं इस एक चीज़ को लिखने के। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने एडेनिन होते हैं उतने थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन है उतने ही गुआनिन होंगे। उसका रीज़न ये है कि साइटोसिन की पेयरिंग हमेशा गुआनिन के साथ होगी और एडेनिन की हमेशा थाइमिन के साथ होगी। इसलिए इनके बीच में क्या है, एक रिलेशन है कि जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने गुआनिन होंगे। The base pairing confers a very unique property to polynucleotide chain. They are said to be complementary, and therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in other can be predicted. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एक ही सीक्वेंस पता है नाइट्रोजनस बेस की, तो उसके हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि G के सामने हमेशा C आएगा, C के सामने G आएगा, T के सामने A आएगा और A के सामने T आएगा। तो इसीलिए हम अगले स्ट्रैंड की पता लगा सकते हैं। अगला क्या कहा, if each strand act as a template for synthesis of new strand, two double-stranded DNA thus produced would be identical to DNA molecule. अब तुम ये कहोगे कि ये वाला इसमें पेंटोज शुगर तो सब में सेम होती है, फॉस्फेट भी सब में सेम होता है, तो इस स्ट्रैंड को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, खाली नाइट्रोजनस बेस के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो सपोज करो कि अगर अगर एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस है A T T C G G A A T, ये सीक्वेंस, तो इसके सामने जो प्रेजेंट होगा स्ट्रैंड उसमें सीक्वेंस क्या होगी, T A A G C C T T A, ये सीक्वेंस होगी। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जिस समय ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे रेप्लिकेशन के दौरान, क्योंकि रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, इस डबल स्ट्रैंड से क्या बनेंगे, दो डबल स्ट्रैंड बनेंगे, यानी कि एक डबल स्ट्रैंड था, अब बन जाएंगे दो डबल स्ट्रैंड। और डबल स्ट्रैंड फॉर्मेशन यानी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक स्ट्रैंड इधर आ जाता है, जैसे सपोज एक टी और दूसरी तरफ आ जाता है TAA, ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो A वाले के सामने क्या नया बनेगा, बनेगा T के सामने बनेगा A, T के सामने A, फिर इधर T के सामने बनेगा A के सामने बनेगा T, A के सामने बनेगा T। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जैसा ओरिजिनल था वैसे ही अब दो नए बन गए। क्यों, क्योंकि पेरेंट का एक स्ट्रैंड इधर आया, एक स्ट्रैंड इधर आया, और डॉटर का एक स्ट्रैंड इसमें बना, एक स्ट्रैंड इसमें बना। ओवरऑल वो दोनों कैसे हुए, वो दोनों सेम हुए, ये दोनों इस पेरेंट वाले डीएनए के सेम हुए, यानी कि आइडेंटिकल हुए। उसका कारण क्या था, बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी, कि जो बेस होता है उसके सामने एक निश्चित बेस ही आता है, अगर मिसमैच होता है तो डीएनए फिर उसे करता है रिपेयर। इसके बाद देखो इन्होंने आगे क्या दिया है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए क्या है। सबसे पहला दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें बैकबोन शुगर फॉस्फेट से और बेसिस अंदर होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बनाई है। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये वाला होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि एक का 5 उधर होगा और एक का 5 इधर होगा, इसे कहते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैंने बताई है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 बनाता है और साइटोसिन बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के सामने आता है, जैसे कि ये क्या है, पिरिमिडीन है, ये प्यूरिन है, ठीक है। अगर इनके केस में देखें तो ये पिरिमिडीन है और ये प्यूरिन है। एक प्यूरिन के सामने हमेशा एक पिरिमिडीन आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डबल रिंग के वाले के सामने हमेशा एक वन रिंग वाला आएगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। 2 के सामने 1 आए या 1 के सामने 2 आए,
तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 3। यही रीज़न है कि दोनों स्ट्रैंड हमेशा एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, क्योंकि पिरिमिडीन के सामने हमेशा प्यूरिन या प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आता है। अगला दिया है टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन का मतलब है कि अगर वो एक सीढ़ी की तरह मान ले तो वो इस तरह से डीएनए मूव करता है ना, यानी ऐसे मूव कर रहा है। अगर ऐसे ऐसे मूव करता तो वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता, वो है राइट हैंडेड हेलिक्स। इसके बाद पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर और पिच का मतलब ये है, पिच का मतलब ये हुआ कि जैसे ये यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद घूम के इसको वापस इसी पोजीशन पर आने में जितना वर्टिकल डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है वो है 3.4 नैनोमीटर। जैसे ये डीएनए वाला मॉडल है, इस डीएनए मॉडल में इन्होंने क्या दिखाया, देखो इस मॉडल में इन्होंने क्या दिखाया, इसमें इन्होंने ये दिखाया कि यहाँ से जब ये मूव करना शुरू किया और मूव करने के बाद आकर ऊपर जब ये वापस इसी पोजीशन पर आएगा तो वहाँ तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे यहाँ से घूमना शुरू हुआ और घूम के आके वापस इसी पोजीशन पे जब ऊपर आया तो वर्टिकली कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उसको कहते हैं पिच। और कितनी पिच दी है इन्होंने, 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर तक कितने नाइट्रोजनस बेस यानी कितने ये स्टेप्स आ जाते हैं, उनकी संख्या है 10। 10 बेस आ जाते हैं एक चक्कर पूरा काटने में। यानी कि अगर हम एक गोल सीढ़ी की बात करें तो गोल सीढ़ी घूम के वापस जब तक उसी पोजीशन पे आती है तब तक 10 सीढ़ियाँ आ जाती हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। और वापस उसी पोजीशन पे जब तक वो घूम के आती है तो वर्टिकली वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3.4 नैनोमीटर्स। इसके बाद आगे आते हैं, Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately equal to 0.34, यानी कि हर दो सीढ़ी के बीच में हर दो ये बेस पेयर्स हैं, इसको बेस पेयर कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजनस के बेस के बीच में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। इन बेस पेयरिंग के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है यानी दो स्टेप्स के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 0.4 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.34 नैनोमीटर है ना, इतना डिस्टेंस होता है। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इज इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्लेन होता है इस मॉडल का, डीएनए मॉडल का, ये देखो, तो इसका प्लेन एक के ऊपर एक प्रेजेंट होता है जिससे उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। Compare the structure of purines and pyrimidines. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain remains almost constant? उसका मैंने बता ही दिया कि 2 रिंग और 1 रिंग है ना, मिला के हमेशा इतना ही डिस्टेंस रहता है। इसके बाद आगे दिया है, देखो डीएनए, ये नीचे जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ लिखा है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है केंद्र वाक्य या सूत्र वाक्य। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये केंद्र वाक्य या सूत्र वाक्य है कि डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है और डीएनए के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ट्रेवल करती है एक कोड के रूप में। उस कोड को नाम देते हैं एमआरएनए, एमआरएनए या ट्रांसक्रिप्ट। देखो डीएनए अपना कॉपी बना सकता है, जो कि इन्होंने बताया है इस तरह से बनाकर, और यहाँ लिख दिया है रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। इसके बाद डीएनए से इंफॉर्मेशन आगे फ्लो होती है मैसेंजर आरएनए के रूप में, जिसको ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन शब्द का मतलब होता है कोडिंग। आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
और इस कोड की फिर होती है डिकोडिंग, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और डिकोडिंग होके बनता क्या है, बनते हैं प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कह लो या पॉलीपेप्टाइड कह लो, एक ही बात। तो ये वाला जो सीक्वेंस है इंफॉर्मेशन का, इसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है कि केंद्रीय सूत्र वाक्य, यानी कि जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो इन आगे क्या लिखा है लास्ट लाइन में, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस? अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए होगा, जैसे कि कुछ वायरसेस में इन्होंने बताया, तो उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जैसे एचआईवी के केस में क्या होता है कि उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो पहले वो आरएनए से बना लेते हैं डीएनए। कौन से एंजाइम से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये डीएनए बन गया, अब फिर यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और वायरस पूरा नया बनने लगेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो पहले डीएनए बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और इसीलिए उन वायरसेस को नाम देते हैं रेट्रो वायरसेस। रेट्रो वायरसेस, रेट्रो का मतलब होता है जो रिवर्स चले, जो उल्टे चले, है ना, रेट्रो वायरसेस उनको कहते हैं। जैसे कि एचआईवी उसका एक एग्जाम्पल है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हम करेंगे कल। आज से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो तुम एक बार खुद भी पढ़ लेना, और अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। थैंक यू।